नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, शरद पवार एक बार फिर जनता के बीच उपस्थित होने जा रहे हैं। जब अजीत पवार और शरद पवार इन दोनों के रास्ते अलग हो गए, तब शरद पवार ने ताल ठोक कर कहा था कि मैं सीधे सीधे जनता की अदालत में जाऊंगा। आज उस बात को 1 महीना पूरा हो गया है। इस 1 महीने के दौरान शरद पवार इन्होंने 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और 4 बार अजीत पवार से 1 to 1 अकेले में मिले हैं। कुल मिलाकर के शरद पवार किस ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसको लेकर संभ्रम बरकरार है। दरअसल अजीत पवार के अलग होने के बाद ये बात सिद्ध करने के लिए कि वो अजीत पवार के पूरी तरह से खिलाफ हैं, उन्होंने येवले में जाकर पहली जनसभा को संबोधित किया था। येवले यानी कि छगन भुजबल इनका होम ग्राउंड, और छगन भुजबल ये अजीत पवार के सबसे क्लोज माने जाते हैं और इसीलिए यहां पर पहली रैली की थी। इसके बाद कुछ समाचारों का, अटकलों का बाजार बहुत ही तेज था कि शरद पवार जो है वो धुआंधार प्रचार करेंगे, पूरे महाराष्ट्र में घूमेंगे, अलग-अलग जगहों पर वो रैलियां करेंगे। इस तरह का एक शेड्यूल भी उन्होंने डिक्लेयर किया था। उन्होंने नहीं, बल्कि जयंत पाटिल ने प्रेस के सामने इस तरह की जानकारी दी थी। लेकिन पिछले 1 महीने के दौरान, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 4 से ज्यादा बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 4 से ज्यादा बार अजीत पवार से मिले, लेकिन जनता के बीच जाकर रैली करने का मामला सिर्फ एक बार हुआ, वो भी येवले में। अब जब शरद पवार को लेकर संभ्रम एकदम बढ़ चुका है, तो शरद पवार दूसरी रैली कर रहे हैं। ये रैली बीड़ में। बीड़ यानी कि पंकजा मुंडे के चचेरे भाई धनंजय मुंडे की होम पिच, उनका होम टाउन और उनका पॉलिटिकल करियर। पंकजा मुंडे, उनके पिताजी गोपीनाथ मुंडे, इन्होंने बीड़ में परली, जहां पर उनका होम टाउन है, वहां से अपने राजनैतिक करियर की शुरुआत की और एक पूरे के पूरे ओबीसी समाज का एक ऐसा गठजोड़ बनाया जिसमें माड़ी समाज, धनगर समाज, बंजारी समाज, बंजारा समाज, ये सारे के सारे समाजों को मिलकर एक ऐसा मजबूत गठजोड़ बनाया कि जिससे बीजेपी की राजनीति की मजबूत शुरुआत हुई और महाराष्ट्र में बीजेपी ओबीसी वोट बैंक पर सवार होकर सत्ता तक पहुंची। लेकिन पंकजा मुंडे के चचेरे भाई धनंजय मुंडे ने बीजेपी का साथ छोड़ा और वो अजीत पवार के साथ यानी एनसीपी के साथ में एक हो गए। जाहिर सी बात है, बीड़ में उन्होंने पंकजा मुंडे को परास्त किया। गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद बीड़ में पूरा का पूरा राजनीतिक समीकरण बदल गया और धनंजय मुंडे ये फेवरेट बन गए अजीत पवार के। विधान परिषद में उनको विपक्ष का नेता पद भी दिया गया था, यानी कि कितने हम खास, जिसे हम कह सकते हैं, अजीत पवार के वो धनंजय मुंडे हैं। इसी बीड़ में धनंजय मुंडे के इलाके में शरद पवार जो है वो रैली के माध्यम से इस जिले का समीकरण बदलने की कोशिश करने वाले हैं, ऐसा कहा गया है। शरद पवार जो अब बीड़ में रैली करने जा रहे हैं, इससे पहले पूरे के पूरे बीड़ शहर में बैनरबाजी, पोस्टरबाजी धनंजय मुंडे की तरफ से की जा रही है, जिसमें यह कहा गया है कि भाई कामाच्या माणूसला आशीर्वाद द्या, यानी कि जो काम का आदमी है उसे आशीर्वाद दें। धनंजय मुंडे ने ये भावनिक बैनर्स पूरे के पूरे बीड़ में लगा दिए हैं शरद पवार की रैली से पहले, और शरद पवार जो हैं वो यहाँ पर रैली करके जनता को अपने साथ में रहने का एक क्या कहते हैं, एक आह्वान करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों,
शरद पवार की इस रैली से पहले ही कई सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या वाकई में शरद पवार को इतना लंबा समय के बाद, इतने लंबे समय के बाद रैली करने की जरूरत थी, या उन्हें ताबड़तोड़ पूरे के पूरे महाराष्ट्र में रैलियां करने की आवश्यकता थी? सवाल ये भी है कि शरद पवार सार्वजनिक रूप से अजीत पवार, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और दूसरे नेताओं के खिलाफ एक भी शब्द क्यों नहीं बोल रहे? सवाल ये भी उठ खड़ा हुआ है कि आखिर वो बार-बार क्लोज डोर मीटिंग क्यों कर रहे हैं? हकीकत यह है कि विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया में शरद पवार का कद पहले के मुकाबले छोटा हुआ है। शिवसेना पार्टी और कांग्रेस पार्टी अब सीधे सीधे नहीं तो सॉफ्ट तरीके से ही शरद पवार उनको टारगेट करना शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है, ये सारी चीज होने की वजह से शरद पवार का पॉलिटिकल स्ट्रेचर नीचे हुआ है। क्या शरद पवार के बारे में जो कहा जाता था वो सही बात है कि उनका स्वास्थ्य अब वाकई में उनका साथ नहीं दे रहा है? क्या वाकई में जो अफवाहें चल रही हैं कि अजीत पवार के इस बगावत या फिर इस रिबेलियन के पीछे शरद पवार की मूक सहमति यानी कि शांत सहमति है? ये सारे सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि इस बात का पक्का जवाब किसी भी हाल में नहीं मिल पा रहा है कि शरद पवार इतने ज्यादा निष्क्रिय क्यों हैं। येवले में सभा करने के बाद शरद पवार इन्होंने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की जो पक्ष पुनः बांधनी की बात कर रहे थे, यानी कि पक्ष को फिर से एक बार रीस्ट्रक्चर करने की बात कर रहे थे, वो कहीं पर भी शुरू हुआ हो ऐसा कोई समाचार नहीं है। शरद पवार इनकी तरफ से नए पदाधिकारियों की सूची भी जारी नहीं हुई है। ऐसे में शरद पवार जो भी रैलियां कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ दिखावे के लिए है? दोस्तों, शरद पवार पूरी तरह से अब संदेह के दायरे में आ चुके हैं। उनकी भूमिका अब शंकास्पद रूप में देखी जा रही है और इस भूमिका को दूर करने की जिम्मेदारी और किसी की नहीं बल्कि शरद पवार इनकी खुद की है, क्योंकि इन सारी चीजों के केंद्र में शरद पवार खुद है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? येवले के बाद परली में यानी कि बीड़ में सभा करना, लेकिन इस सभा के बीच में बहुत बड़ा अंतराल होना। महाराष्ट्र में 48 जिले हैं। पूरे के पूरे महाराष्ट्र की यात्रा अगर आज शुरू की जाए तो कम से कम 1.5 साल से 2 साल तो यात्रा पूरी करने में समय लगेगा। पक्ष की पुनः बांधनी यानी पक्ष फिर से बनाना, ये एक बहुत बड़ी कवायद है और ये कवायद करने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट में नेता को खुद जाना पड़ता है, कार्यकर्ता से बात करनी पड़ती है, अपना एजेंडा उन्हें बताना पड़ता है और उन्हें समझाना पड़ता है। ये प्रक्रिया क्यों धीमी पड़ रही है? दोस्तों, आपने ये एपिसोड देखा, क्या आप भी ये मानते हैं कि शरद पवार इनकी भूमिका अब शंकास्पद हो चुकी है? आप क्या मानते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।